तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण तमिलनाडु के थूथुकुडी से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 4,900 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया, उद्घाटन किया। तो कुल मिलाकर बेहद इलेक्ट्रीफाइंग जिसको कहना चाहिए ऐसा भाषण दिया और जो उनका संप्रेषण था वो दूसरी भाषा के जो भाषी लोग थे वो भी उसको समझ रहे थे। आज जो अगर बड़ी बातों की बात करें प्रधानमंत्री के, तो आज कारगिल विजय दिवस है। सर्वप्रथम कारगिल के वीरों को नमन, प्रधानमंत्री ने सबसे पहले कारगिल के वीरों को नमन किया और प्रधानमंत्री के भाषण की बड़ी बातें, विदेश प्रवास के बाद रामेश्वरम की पावन भूमि पर आने का अवसर मिला है। पीएम ने कहा कि विदेश प्रवास के दौरान ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। यह भारत पर दुनिया के बढ़ते भरोसे और भारत के नए आत्मविश्वास का प्रतीक है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी आत्मविश्वास से हम विकसित भारत, विकसित तमिलनाडु बनाएंगे। यह विश्वास बहुत बड़ी चीज है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि थूथुकुडी में विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। पिछले साल मैंने कई विकास परियोजनाओं की यहां शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री ने उनको गिनाया विस्तार से कि पिछले फरवरी और सितंबर में किन विकास परियोजनाओं की शुरुआत की थी और आज एक बार फिर मैं 4800 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने उन योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया कि कैसे वो फर्क लाएंगी तमिलनाडु के लोगों के जीवन में। बुनियादी ढांचा और ऊर्जा किसी भी राज्य के विकास की रीढ़ है। पिछले 11 वर्षों में बुनियादी ढांचे और ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह दर्शाता है कि तमिलनाडु का विकास हमारे लिए कितनी बड़ी प्राथमिकता है। तमिलनाडु कनेक्टिविटी, स्वच्छ ऊर्जा और नए अवसरों का केंद्र भी बनेगा। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि नए अवसरों का केंद्र बनेगा तमिलनाडु। विकसित तमिलनाडु और विकसित भारत के विजन को हमारी सरकार लगातार आगे बढ़ा रही है। ब्रिटेन और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी इसी विजन को गति देता है। तमिलनाडु और भारत के विकास के विजन को गति देता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यह एग्रीमेंट भी भारत की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देगा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान कहा कि दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की हमारी रफ्तार और तेज होगी इससे। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में मेक इन इंडिया का जिक्र किया। कहा, भारत सरकार का मेक इन इंडिया और मिशन मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत जोर है। पीएम ने कहा कि आप सभी ने अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मेक इन इंडिया की ताकत देखी है। हमारे स्वदेश निर्मित हथियारों से दुश्मन के आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया गया। आतंक के ठिकानों को मिट्टी में मिलाने में भारत में बने हथियारों की बड़ी भूमिका रही। प्रधानमंत्री ने इस बात को भी कहा। पीएम ने कहा कि भारत में बने हथियार आतंक के आकाओं की नींद उड़ाए हुए हैं। भारत में बने हथियार आतंक के आकाओं की नींद उड़ाए हुए हैं। भारत सरकार तमिलनाडु में इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने का प्रयास कर रही है। उसके लिए जो कोशिशें की जा रही, प्रधानमंत्री ने विस्तार से उसकी जानकारी दी। पीएम ने कहा कि आज हमने तमिलनाडु के लोगों को 2 प्रमुख सड़क परियोजनाएं भी समर्पित की हैं। इसके साथ ही साथ थूथुकुडी बंदरगाह की कनेक्टिविटी भी काफी बेहतर हुई है, प्रधानमंत्री ने बताया। पीएम ने बताया कि नए जो टर्मिनल बना है उसके बाद देश के कई रूट पर सीधा संपर्क बढ़ सकेगा। बीते 11 वर्षों में देश के रेलवे इंफ्रा ने आधुनिकीकरण का नया दौर देखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत भारत स्कीम के तहत तमिलनाडु के 77 स्टेशन का पुनर्विकास हो रहा है। 77 अमृत भारत स्कीम आज देश में मेगा और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का महाअभियान चल रहा है। पीएम ने कहा कि तमिलनाडु को पिछले 11 वर्षों में 11 मेडिकल कॉलेज मिले हैं और इसके साथ ही साथ फिशरी सेक्टर में लोगों को की चिंता की है। ब्लू रेवोल्यूशन को इतनी तवज्जो दी गई है। इसके साथ ही साथ तमाम जो परियोजनाएं आज 4800 करोड़ रुपए से ज़्यादा की, दरअसल 4900 करोड़ रुपए की जो
परियोजनाएं जो रही हैं उनका विस्तार से प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि किस तरह से जो रेलवे है उसके साथ ही साथ जो पोर्ट्स हैं, जो रोड नेटवर्क है, उनका किस तरह से उनको आपस में जोड़ा जा रहा है, किस तरह से उसको आपस में जोड़ करके इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास है उसको एक नई गति दी जा रही है, क्या कुछ होगा, किस तरह से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी अब लगाई जा सकती है। इन सारे विषयों पर विस्तार से प्रधानमंत्री ने जानकारी दी और कहा कि जो विकास का खाका खींचा गया है तमिलनाडु का वो बहुत जो है प्रॉमिसिंग है। और तूतीकोरिन हवाई अड्डे के नवनिर्मित टर्मिनल भवन का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। टर्मिनल भवन का निर्माण 450 करोड़ रुपए की लागत से 17,340 वर्ग मीटर में हुआ है। स्थानीय कला और संस्कृति को विशेष तौर पर इस टर्मिनल भवन में जगह दी गई है। तो इस टर्मिनल भवन का दौरा भी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उनके साथ में सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू मौजूद हैं। उन्होंने विस्तार से प्रधानमंत्री को इस टर्मिनल भवन के बारे में जानकारी दी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 4900 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, राष्ट्र को समर्पित किया है तमिलनाडु में। और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये दौरा है तमिलनाडु का बहुत विशेष है। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आर राजागोपालन जुड़ रहे हैं इस तमिलनाडु दौरे पर प्रधानमंत्री के। और आर राजागोपालन जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में। किस तरह से आकलन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमिलनाडु चर्चा की ये जो यात्रा है, और सबसे खास बात है आपने देखा कि दो देशों की जो यात्रा है, अभी मालदीव से सीधे प्रधानमंत्री तूतीकोरिन पहुंचे, तो ये मैसेजिंग भी है, इसमें कंसर्न भी है और निश्चित तौर पर विकास की भी बात है, विकास से विरासत तक। मुझे लगता है प्रधानमंत्री का तमिलनाडु दौरा तूतुकुड़ी में जो आज बोला है महत्वपूर्ण है जी। दो चीज के ऊपर उन्होंने एकदम बोला है कोर कमिटमेंट तमिलनाडु का विकास, ये विकसित भारत विकसित तमिलनाडु, ये फर्स्ट बार प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु जाकर के विकसित भारत का लफ्ज यूज किया है जी। क्योंकि अगले साल मार्च अप्रैल में तमिलनाडु में चुनाव होना है। मुझे लगता है ये विकास का इंपॉर्टेंस देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 वर्षों में कम से कम 3 गुना यूपीए सरकार ने जितना तमिलनाडु को अलॉट किया है, हम लोग 13 लाख करोड़ रुपया अलॉट किया करके 3 टाइम एक्स्ट्रा दिया है करके प्रधानमंत्री ने ऐलान किया। सेकंड थिंग, मुझे लगता है प्रधानमंत्री फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बाद लंदन से सीधा मालदीव किया, मालदीव से तूतुकुड़ी आया। इसके महत्वपूर्ण को खुद प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है, क्योंकि इतना लंबा सफर ट्रैवल के बाद भी प्रधानमंत्री रात को 8 बजे 9 बजे के दरमियान तमिलनाडु इंपॉर्टेंस के लिए वीरपांडिय कट्टबोम्मन
वाऊ सिदंबरनार करके जितना भी स्वतंत्र संक्रांत लोग है तमिलनाडु का 1800 1900 टाइम पर इंडिया के लिए स्वतंत्र देने के लिए कितना कितना संघर्ष किया है उसको भी प्रधानमंत्री याद किया है। अगल बगल में जितना भी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है तिरुचेंदूर मुरुगन जी इसको भी जिक्र किया प्रधानमंत्री। वो कह रहे थे तमिलनाडु डेवलपमेंट प्रायोरिटी है। मुझे लगता है अभी मैं राजनीतिक दौर पर आ जाऊंगा। प्रधानमंत्री का भाषण कम से कम मुझे लगता है उत्साहित दिया है। आम जो आखिर में प्रधानमंत्री ने भी बोला जितना लोग उधर बैठे हैं टॉर्च लाइट दिखा दीजिए, आपका मोबाइल फोन से दिखा दीजिए, तूतुकुड़ी एयरपोर्ट का विकास होने दो, स्वागत करना है। सो करके उत्साह किया है। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में चिनाब रिवर को भी ऊंचा जो ब्रिज का भी जिक्र किया है। असम में जितना 6 किलोमीटर अटल सेतु को भी जिक्र किया है। सारा मिला करके प्रधानमंत्री जो लोकसभा में जी परसों बोलने वाले हैं जी उसको भी इनडायरेक्टली जिक्र करके ऑपरेशन सिंदूर को जैसे बिहार मोतिहारी में प्रधानमंत्री ने बोला मिट्टी में मिला दूंगा, ऑपरेशन सिंदूर को पहले बोला था। आज तमिलनाडु में जाने के बाद सिंदूर ऑपरेशन को बाद प्रधानमंत्री ने गौरव से बोला हमने मिट्टी में मिला दिया, नींद उड़ा दिया है पाकिस्तान का। ये भी जिक्र किया। यही तो महत्वपूर्ण है। देयरफॉर प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु, लंदन, मालदीव्स, इंडिया, पाकिस्तान सबको जवाब दे दिया है। आने वाले परसों नरसों राज्यसभा लोकसभा में प्रधानमंत्री का क्या जवाब होगा उसको प्रधानमंत्री ने आज की इंडिकेशन दे दिया है। ऑपरेशन सिंदूर को ऊपर विपक्ष लोग कितना भी कर रहे थे उसको भी जवाब दिया है। इन टोटलिटी मुझे लगता है सिंह साहब प्रधानमंत्री का ये विजय बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ है। निर्धारित टाइम से प्रधानमंत्री वापस आकर के उधर जितना भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है सबको जिक्र किया है। 11 मेडिकल कॉलेज के अलावा चेन्नई से दूर तूतुकुड़ी का जितना डबल वे जो विस्तार से नेशनल हाईवे बनाया है अंदर साउथ तमिलनाडु में जी बहुत विकास हुआ है। आने वाले दिन में और भी विकास होगा। इनडायरेक्टली बोल करके शानदार भाषण था। मुझे लगता है इसी से तमिलनाडु में आने वाले दिन में एडीएमके के साथ अभी थोड़ी देर में प्रधानमंत्री ने एडीएमके जनरल सेक्रेटरी एडपाडी पळनिसामी से भी तिरुची एयरपोर्ट में मिल रहे 45 मिनट बात करने वाले भाषण देने वाले हैं। सो देयरफॉर तमिलनाडु को इंपॉर्टेंस दिया। राजनीतिक रूप में भी विकास के रूप में भी ये विजय सक्सेसफुल रहा, इंडिकेशन रहा। ये मेरा विस्तार से विशेषज्ञ करना चाहता हूँ। जी आपने चूंकि इसको थोड़ा पॉलिटिकल बात भी कही है जो कि बिल्कुल सच भी है, तो इससे पहले कि इन विकास परियोजनाओं से क्या कुछ फर्क पड़ेगा इनकी बात करें, एक बात ये भी समझना चाहेंगे। आपने कहा मार्च अप्रैल में इलेक्शंस ड्यू हैं वहाँ पर, और उस लिहाज से भी तो क्या आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय में तमिलनाडु की सियासत में कहीं धर्म के मुद्दे, कहीं दूसरे मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे हैं, और प्रधानमंत्री ने वहाँ विकास की बात करके या जिसको कहते हैं लीड फ्रॉम द फ्रंट, उन्होंने सीधे तौर पर कहा, जैसा कि आपने बताया कि पिछले 11 वर्षों में 3 गुना ज्यादा पैसा यूपीए गवर्नमेंट के कंपैरिजन में दिया है। तो कुल मिलाकर विकास का एक एजेंडा खींचा है प्रधानमंत्री ने कि हम बात विकास की करेंगे। एक जिसको कहते हैं कि लकीर को लंबा करने की कोशिश किया। कैसे देखते हैं इसको? लकीर को तो लंबा खींचा है प्रधानमंत्री ने। आने वाले दिन में आप लोग भारतीय जनता पार्टी का, एडीएमके का इनडायरेक्टली सामने बोला दूसरा बार आ जाएंगे, विकास को ये दौड़ आगे बढ़ेगी। क्योंकि तमिलनाडु के बारे में प्रधानमंत्री ने कोर कमिटमेंट, ये लफ्ज यूज किया प्रधानमंत्री ने। दैट मीन्स प्रधानमंत्री को मन पर तमिलनाडु इंपॉर्टेंट है। नहीं तो प्रधानमंत्री ने खुद कहा है मैं इंग्लैंड से मालदीव से आया, मालदीव से सीधा इधर आया, दिल्ली तो नहीं गया है। इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री ने भी बोल करके कितना इंपॉर्टेंस तमिलनाडु को किया। एक बात है सिंह साहब, विकास तमिलनाडु में जरूर हुआ है। केंद्रीय सरकार का जितना भी लाभ है, निर्मला सीतारामन का बजट पिछले 5-6 बजट में तमिलनाडु को डिफेंस कॉरिडोर दिया है नरेंद्र मोदी ने। सो इसी के थ्रू एम्प्लॉयमेंट कम से कम 30 से 40%
बढ़ गया तमिलनाडु में, ये तो विकास है। लेकिन मुझे विकास का अध्यक्ष ये प्रायोरिटी देखते हुए मुझे लगता है प्रधानमंत्री को चेन्नई तमिलनाडु तूतुकुड़ी विजिट राजनीतिक तौर पर मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि तूतुकुड़ी का निर्धारित एमपी है कनिमोझी, करुणानिधि को बेटी जी। उसको भी श्रेय देते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्ष को भी होगा, सत्ता पक्ष पे भी होगा, विकास विकास करना चाहिए, विकसित भारत का, विकसित तमिलनाडु को ये इंपॉर्टेंस है करके प्रधानमंत्री अपना भाषण समाप्त किया है। जी, आपने देखा कि वो चाहे ऑपरेशन सिंदूर की भी बात कही, आपने कहा कि वो संसद में जो कल परसों नरसों जो भी जवाब देंगे, दरअसल परसों नरसों आने वाले समय में जब 16 घंटे की चर्चा होगी मंडे को, तो जो भी जवाब आएगा उससे पहले आपने कहा कि एक एजेंडा कहीं ना कहीं सेट कर दिया, और साफ तौर पर आपने ये भी बताया कि किस तरह से विकास का एजेंडा सेट किया है। आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो तमिलनाडु में विपक्षी दल हैं उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि जो एजेंडा सेट किया है वो शायद उन सबको भाए ना? सिंह साहब, एक चीज है, प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर में भी मेक इन इंडिया, मेक इन तमिलनाडु, इसको जो इंपॉर्टेंस दिया है। बिल्कुल। देयरफॉर ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर विपक्ष लोग जितना भी गर्मा गर्म डिबेट करेगा, डिबेट का इंडिकेशन आज 48 घंटे के पहले प्रधानमंत्री ने तूतुकुड़ी में ऐलान कर दिया है। देयरफॉर अपोजिशन पार्टीज, जो भी कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, जो भी किसी टीएमसी हो, सबको नींद उड़ा देंगे, क्योंकि पाकिस्तान को नींद उड़ाए अलग बात है, लेकिन राजनीतिक रोड पर प्रधानमंत्री ने विपक्ष को हवा था, जो गैस बलून था, उसको पंचर कर दिया है। ये मुझे विशेषण करना पड़ेगा, क्योंकि कैसे पंचर कर दिया है? कैसे पंचर कर दिया है, ये इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए, कैसे पंचर कर दिया है? जो विपक्ष का सिद्धांत है, राहुल गांधी बार बार बोलते थे ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ, परसों भी पार्लियामेंट में बोला बाहर आकर के, लेकिन प्रधानमंत्री बोला जितना भी टेक्निकल हम यूज किया है ये आत्मनिर्भर भारत से हुआ है, प्रधानमंत्री बार बार बोला है। सो देयरफॉर ये मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत में जितना भी ड्रोन हो, ड्रोन को करना, यस 400 को जिक्र किया, ब्रह्मांस को जिक्र किया इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री ने। दैट इज व्हाई मैं कहना चाहता हूं, अपोजिशन का जो गैस बलून जला रहे थे करके ऑपरेशन सिंदूर को राहुल गांधी खिलाफ बोलते थे, उसको प्रधानमंत्री ने छुरी मार दिया है, अब कर दिया है। तो आपको लगता है, मैं बहुत खुशी हूं क्योंकि प्रधानमंत्री आड़े हाथ में लिया है इसको एकदम टोटली। मैं इतना उम्र पर भी गुस्सा हो रहा है, लेकिन क्यों कर रहे? अपोजिशन जानबूझ करके प्रधानमंत्री के किनारे करते हैं। आज प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है अपोजिशन का जितना भी रोल था, ऑपरेशन सिंदूर का सेंटर पॉइंट में लेके आ गया प्रधानमंत्री। कल सुबह यही तो हेडिंग होगा प्रधानमंत्री का भाषण, जो साउथ में जितना इंडिया को नीचे कश्मीर से कन्याकुमारी नीचे तूतुकुड़ी में प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को बोला है, ये जानबूझ करके प्रधानमंत्री ने अपोजिशन को चिढ़ाया है, अपोजिशन को गैस बलून को सुई मार दी, गैस बलून को बर्स्ट कर दिया है। जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं इसके पॉलिटिकल रिपरकशन से लेकर के इसके पॉलिटिकल मैसेजिंग, आपको लगता है कि ये जो प्रधानमंत्री ने कहा है ये इसका असर चेन्नई से लेकर नई दिल्ली तक है, कैसे होगा थोड़ा समझाइए। बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले 5-6 महीने के अंदर अंदर तमिलनाडु को चुनाव का राजनीतिक दौर पर आज के प्रधानमंत्री के भाषण गर्मा गर्म कर दिया है। डीएमके को बिल्कुल ये नींद उड़ा देगा, पाकिस्तान को उड़ा देगा अलग बात है, लेकिन क्षेत्रीय रूप में देखोगे प्रधानमंत्री के भाषण, लेकिन इन्होंने किसी का क्रिटिसाइज नहीं किया प्रधानमंत्री, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आपने जो दरमियान पिछले 11 साल में एनडीए सरकार ने दिल्ली में कितना किया है, अकेले ऑल ओवर इंडिया में कितना किया, तमिलनाडु स्पेसिफिक कितना किया, 11 मेडिकल कॉलेज, यानी एक साल में एक मेडिकल कॉलेज। ये दूसरी चीज है, हर दूसरा महीने प्रधानमंत्री ने एक एयरपोर्ट का ऑपरेशन किया है। इसी में तमिलनाडु का अलावा बाकी जगह पर 3 चीज से विकास होगा, एक तो टूरिज्म, दूसरा हेल्थ, तीसरा एजुकेशन, फोर्थ कॉर्पोरेट लोग जा करके इन्वेस्ट कर सकते हैं उधर। कनेक्टिविटी दिल्ली से तूतुकुड़ी, इंलैंड से दिल्ली, दिल्ली से तूतुकुड़ी,
लंदन से चेन्नई, चेन्नई तूतुकुड़ी, ये विदेश को भी रास्ता खोल दिया है। नरेंद्र मोदी का हमेशा एक चीज रहता है, मैं पिछले 11 साल में कम से कम 400-500 भाषण सुना है, उसका केंद्रीय बिंदु ये है विकास को जोड़ करके आत्मनिर्भर भारत। नॉट ओनली दैट, मुझे लगता है प्रधानमंत्री की आखिरी इच्छा है विकसित भारत, विकसित तमिलनाडु। जी जी जी, निश्चित तौर पर। और आज जिस तरह से मैं चाहूंगा कि बहुत संक्षेप में, समय लगभग हो गया है, लेकिन फिर भी जिस तरह की आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, किस तरह से एक जो मैसेजिंग और वो सारी चीजें तो है ही हैं, लेकिन किस तरह से एक नए तमिलनाडु के विकास के लिए और एक बिल्कुल जो जिसको कहते हैं कि सेट पॉलिसी है कि किस तरह से अमालगमेट करेंगे, चाहे वो रोड के प्रोजेक्ट्स हो, रेलवे के प्रोजेक्ट्स हो, पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट्स हो, उनको कैसे कैसे इसको देख रहे हैं आप? निर्मल जी, प्रधानमंत्री ने कनेक्टिविटी को बात अलग कर दिया है, लेकिन सूर्य दैट इज सन जो जिसे आ रहे हैं उसको भी जिक्र किया प्रधानमंत्री ने जी। वो ये अकेले विकास के बारे में ये बोलने के बाद पावर, एनर्जी पावर सूर्य किरण से कैसे आ रहे उसको भी 1 लाख एप्लीकेशन आ गया करके पीठ तबा करके बोल रहे थे प्रधानमंत्री। किधर जो डीएम के रूल है तमिलनाडु में, केंद्रीय नरेंद्र मोदी को खिलाफ नहीं बोलेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी को सेम डीएम के ने ब्लैक फ्लैग भी किया पिछले बार। अभी तो सफेद झंडा दिखाते हैं, आ जाओ बोल रहे, क्योंकि तमिलनाडु में पैसा नहीं है। प्रधानमंत्री ने 4,800 करोड़ रुपया का विकास का शिलान्यास किया है, उद्घाटन भी किया है। देयरफॉर मुझे लगता है इन नटशेल प्रधानमंत्री का आज के जो विकास का दौड़ है तमिलनाडु में आने वाले कम से कम 5 साल तक ये गरम दिखाएगा, नरम होगा, तमिलनाडु का विकास जरूर होगा। इसी से 8 करोड़ तमिलियन का अगल बगल में तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, जो आंध्र प्रदेश, सब जगह पर, पांडिचेरी, सब जगह पर कनेक्टिविटी होगी, विकास होगी। जी जी जी, निश्चित तौर पर इसका संदेश दूर तक जाएगा, इसका प्रभाव भी दूर तक जाएगा। बहुत शुक्रिया आर राजागोपालन जी इस जो विस्तृत चर्चा के लिए और इसको विस्तार देने के लिए तमाम चीज़ों को। और यहाँ से बात करें, नई दिल्ली में 25-26 जुलाई को राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। ये सम्मेलन हाइब्रिड, फिजिकल और वर्चुअल फॉर्मेट में आयोजित किया गया। देश भर में लगभग 800 अधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा की। वरिष्ठ अधिकारियों में केंद्रीय गृह सचिव, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी सीएपीएफ्स और सीपीओज के प्रमुखों ने भी सम्मेलन में हिस्सा लिया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों, विशेष प्रतिभावान युवा पुलिस अधिकारियों और विशिष्ट क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने संबंधित राज्यों के राजधानियों से वर्चुअल तरीके से सम्मेलन में हिस्सा लिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि किन मायनों में महत्वपूर्ण रही प्रधानमंत्री की 2 देशों की यात्रा, ब्रिटेन और मालदीव। दम आलू कैसे बना, और दाल तड़का भी, और मशरूम मसाला भी। बिना एमडीएच मसालों के टेस्टी खाना कैसे बनेगा? एमडीएच दम आलू, दाल तड़का और मशरूम मसाला, एमडीएच से खाना हर बार मजेदार। मस्त है, सरस छे, उड़ी बाबा। एमडीएच सदा आपको नए स्वाद देने के लिए प्रतिबद्ध है। MDH. Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार।
इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आदि थिरुवथिरई महोत्सव में हिस्सा लेंगे। महोत्सव तमिलनाडु स्थित गंगई कोंडा चोलपुरम मंदिर में हो रहा है। महोत्सव में समृद्ध तमिल शैव भक्ति परंपरा की शानदार झलक है। रविवार 27 जुलाई को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के गंगई कोंड चोलपुरम में होंगे, तो दुनिया भारत के वैभवशाली इतिहास और सांस्कृतिक वैभव की एक झलक देखेगी कि कैसे आज से 1000 साल पहले दक्षिण भारत के महान चोल सम्राट राजेंद्र प्रथम ने अपने पिता राजराज के पद चिन्हों पर चलते हुए गंगई कोंड चोलपुरम में भव्य बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया और कैसे चोल साम्राज्य का दक्षिण पूर्व एशिया के इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा तक विस्तार किया। तमिलनाडु के अरियालूर जिले के गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर परिसर में 23 से 27 जुलाई तक राजेंद्र चोल के जन्म दिवस महोत्सव के साथ ही गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर के निर्माण का आरंभ और राजेंद्र प्रथम के सफल दक्षिण एशिया सैन्य अभियान के 1000 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। I am very happy because he is coming to this place. Such a historic place. He is coming and it's very delightful for me. So I am very happy. It's very honor to privilege to Tamil people, those who are like the Narendra Modi, because of every time he is considered Tamil peoples regarding the world to represent our culture and heritage. We are very eagerly welcome to Narendra Modi to Tamil Nadu. फेस्टिवल के लिए पीएम आने के वो सभी लोग यहाँ से गांव लोग को बहुत बहुत खुशी है। गंगई कोंड चोलपुरम का आदि थिरुवाथिरे महोत्सव राजेंद्र प्रथम का जन्मोत्सव भी है और साथ ही साथ ये कार्यक्रम दक्षिण भारत की कला, संस्कृति, मंदिर निर्माण और दर्शन में अमूल्य योगदान का स्मरण भी है। आदिकाल से दक्षिण भारत के मंदिर कला, संस्कृति, संगीत, साधना के केंद्र भी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर परिसर में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के भी साक्षी बनेंगे। राजेंद्र चोल प्रथम भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली और दूरदर्शी शासकों में से एक थे, जिनके नेतृत्व में चोल साम्राज्य ने उत्तर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाया। तंजावुर और गंगई कोंड चोलपुरम का बृहदेश्वर मंदिर विश्व धरोहर स्थल है और चोलकालीन दक्षिण भारत मंदिर निर्माण, विलक्षण मूर्तियों और प्राचीन शिलालेखों के लिए विश्व भर में जाना जाता है। राजेंद्र चोल प्रथम के दक्षिण एशिया अभियान के 1000 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित ये कार्यक्रम भारत के गौरवशाली अतीत, साथ ही धर्म, कला और संस्कृति के संवर्धन के साथ साथ एक सफल सैन्य अभियान की गाथा भी है, जिसका विस्तार 1000 साल पहले कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक देशों में हुआ। गंगई कोंड चोलपुरम इस बात का प्रमाण है कि 1000 साल पहले किस तरीके से राजेंद्र प्रथम ने समूचे दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक बंदरगाहों पर कब्जा करके न केवल व्यापार को अधिग्रहित किया, बल्कि यहां से सांस्कृतिक धार्मिक प्रचार प्रसार को भी सुनिश्चित किया। गंगई कोंड चोलपुरम को राजधानी बनाना और गंगा प्राप्ति के बाद गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण करना और इस बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करना, ये बताता है कि किस तरीके से सफलतम सैन्य अभियान चलाने वाले हमारे शासक भी अपने हृदय में भगवान शिव के सत्यम शिवम सुंदरम स्वरूप को रखते थे। कैमरा पर्सन आनंद कश्यप के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज,
गंगैकोंड चोलपुरम, तमिलनाडु। तो सफल शासन प्रणाली चलाने वाले हमारे शासक भी अपने हृदय में सत्यम शिवम सुंदरम का जो उल्लेख है वो जरूर रखते थे, उसको अपने हृदय में उसका वास रखते थे। और रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगाईकोंड चोलपुरम में आयोजित आदि तिरुवुथुरई महोत्सव में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे जिसमें तमिलनाडु के शैव संतों की परंपरा और योगासन उनके योगदान के साथ साथ चोल साम्राज्य के विस्तार और प्रभुत्व का विस्तार से वर्णन किया गया है। कैसे दक्षिण भारत का चोल साम्राज्य अपना प्रभाव और प्रभुत्व दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक देशों तक रखता था, ये बता रहे हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के गंगैकोंड चोलपुरम में होंगे। ये दिन विशिष्ट इसलिए भी है क्योंकि 1025 ईस्वी में, आज से 1000 साल पहले, गंगैकोंड चोलपुरम को राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी के रूप में बनाया। चोल साम्राज्य का जो विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया तक रहा, उसमें राजेंद्र चोल के गंगैकोंड अभियान का भी विशेष महत्व है। आदि थिरुवाथुरई, जो कि राजेंद्र चोल के जन्मदिन का दिन माना जाता है, और साथ ही साथ गंगैकोंड चोलपुरम के 1000 वर्ष पूरे होने के और गंगैकोंड चोलपुरम अभियान के भी 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम के आयोजन में प्रधानमंत्री यहां शामिल होंगे। चोल साम्राज्य का विस्तार और प्रभाव कितना ज्यादा था, ये नक्शा अपने आप ये बताता है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र चोल साम्राज्य का है और आगे चोल साम्राज्य के प्रभाव के ये क्षेत्र हैं। 1025 ईस्वी में राजेंद्र प्रथम ने श्रीविजय साम्राज्य के खिलाफ एक बड़ा नौसैनिक अभियान उन्होंने शुरू किया गंगैकोंड, और उन्होंने न केवल कलिंग, उड़ीसा, बंगाल इन क्षेत्रों पर आधिपत्य जमाया, बल्कि पूर्वी वर्तमान इंडोनेशिया और दक्षिण मलेशिया के एक बड़े हिस्से पर उन्होंने पूरा का पूरा कब्जा बनाया। तकरीबन 13 बंदरगाह, वर्तमान थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया के इन 13 बंदरगाहों पर पूरी तरीके से आधिपत्य स्थापित करके राजेंद्र प्रथम ने न केवल चोल के प्रभुत्व को पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में फैलाया, बल्कि 1025 में किए गए इस दक्षिण पूर्व एशिया के महान नौसैनिक अभियान को उन्होंने पूरे तरीके से कमेमोरेट करने के लिए, इसको पूरी तरीके से स्थापित करने के लिए 1025 में ही गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना की, जो कि उनकी नई राजधानी थी, और गंगैकोंड की उन्होंने उपाधि हासिल की। प्रधानमंत्री एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे जहां पर वो शैव सिद्धांत, जो कि दक्षिण भारत में शैव सिद्धांतों की जो धरती मानी जाती है, शैव संप्रदाय के अभ्युदय की जो धरती मानी जाती है, जिसमें नायनार संतों के विशिष्ट 63 संतों की विशेष उल्लेख होता है, उससे संबंधित एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। प्रदर्शनी का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण भारत में शैव संप्रदाय और शैव सिद्धांतों के उद्भव और विकास को बताता है, जिसमें यहाँ पर 63 जो महान नायनमार संत हुए, उनके जीवन चरित्र को पूरी तरीके से विस्तारित तरीके से बताया गया है। नायनार, अम्मयार और थिरुमूलर, जो अलग अलग यहाँ पर संप्रदाय थे, शैव संप्रदाय के जो महान ऋषि थे, और साथ ही साथ वीणाधर दक्षिणामूर्ति भगवान शिव के अनेक रूपों को भी, अनेक स्वरूपों को भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो निश्चित तौर से पूरी दुनिया देखेगी कि कैसे शिव और शक्ति के सम्मिलन से सनातन संस्कृति ने अपने उद्भव और विस्तार को दक्षिण भारत से लेकर दक्षिण एशिया के अनेक देशों तक किया। कैमरा पर्सन विनोद कश्यप के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, गंगैकोंड चोलपुरम, तमिलनाडु। तो गंगईकोंड चोलपुरम के इस इतिहास को हर भारतीय को जरूर जानना चाहिए। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मम्मी, भूख लगी। ये 1 मिनट में नहीं, 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। NDH सूजी वर्मिसेली पर सबका दिल आएगा। NDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी स्वाद भी। हेलो, नमस्कार विधायक जी, हम पैसा बढ़ाओ इन्वेस्टमेंट बैंक से बात कर रहे हैं। हम आपके पैसे 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। आपको ग्रुप पे ऐड करके प्रूफ भी भेजा है, आप देखिएगा। तुम तो कमाल के आदमी हो यार, हमारा भी पैसा बढ़ा दो। सर, ग्रुप पे जैसा बोला जाए बस वैसा करते जाइए। अच्छा, ये तो बहुत
चिंता मत करो, जिस नंबर से तुम कॉल कर रहे हो ना, पुलिस 2 मिनट में उसको देख करके ट्रेस करके पकड़ लेगी तुमको और अंदर। और ये क्या करते महाराज? आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को ये लोग ये बिल्कुल फर्जी इन्वेस्टमेंट ग्रुप का सदस्य बना करके आपको फंसा रहे हैं। हमको चूना लगा रहे हैं। बिल्कुल, आप भी कभी भी किसी अनजान सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट ग्रुप में बिल्कुल न जुड़े। और यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमेशा सेबी अप्रूव्ड ऐप से ही करें। आपके लालच को बनाकर हथियार साइबर अपराधी करते हैं आप परिवार। शिकार होने पर ये नंबर पर फोन कीजिए 1930 या फिर ये जो वेबसाइट दिया हो ना नीचे www.cybercrime.gov.in आपकी स्क्रीन पर, वहाँ शिकायत जो है आप दर्ज करें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 देशों की यात्रा संपन्न हो चुकी है। पीएम मोदी मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए। बदलते हुए वैश्विक भू राजनीतिक परिदृश्य यानी जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में मालदीव के साथ संबंध बेहद महत्वपूर्ण है और पीएम का मालदीव में जबरदस्त स्वागत किया गया और मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू के साथ द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। 4,850 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट समेत कई महत्वपूर्ण समझौतों पर सहमति भी बनी भारत और मालदीव के बीच। अगर ब्रिटेन की बात करें तो भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर पीएम की ब्रिटेन यात्रा का सबसे प्रमुख टेक अवे रहा। देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 दिवसीय 2 देशों का दौरा 23 जुलाई को शुरू हुआ, जिसमें पहला पड़ाव था यूनाइटेड किंगडम। ये प्रधानमंत्री की 4थी ब्रिटेन यात्रा रही। लंदन में पीएम मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने व्यापक द्विपक्षीय वार्ता की, जिसमें व्यापार, तकनीकी नवाचार, रक्षा, जलवायु, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों जैसे विषय शामिल थे। पीएम मोदी की मुलाकात किंग चार्ल्स तृतीय से भी हुई। पीएम की यात्रा के दौरान सबसे बड़ा उत्सव रहा भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते का 24 जुलाई को औपचारिक हस्ताक्षर, जिसे इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट के नाम से जाना जा रहा है। इस समझौते से लगभग 99% भारतीय निर्यात पर 0 शुल्क लागू होंगे और ब्रिटेन के निर्यात पर धीरे धीरे कटौती होगी। ये भारत का एशिया के बाहर पहला बड़ा व्यापार समझौता है। इस समझौते से भारत यूके व्यापार में आगामी वर्षों में लगभग 34 बिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक वृद्धि की उम्मीद है। यह समझौता मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं, बल्कि साझा समृद्धि की योजना है। एक और भारतीय टेक्सटाइल, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड और इंजीनियरिंग गुड्स को यूके में बेहतर मार्केट एक्सेस मिलेगा। भारत के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के लिए यूके की मार्केट में नए अवसर बनेंगे। भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई सेक्टर के लिए यह समझौता विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। वहीं दूसरी ओर भारत के लोगों
और इंडस्ट्री के लिए यूके में बने प्रोडक्ट्स जैसे मेडिकल डिवाइसेस और एरोस्पेस पार्ट्स सुलभ और किफायती दरों पर उपलब्ध हो सकेंगे। ब्रिटेन के सफल दौरे के बाद पीएम मोदी 25 जुलाई को मालदीव के लिए रवाना हुए, जहां उनके आगमन का स्वागत भारतीय मालदीवियन दोनों समुदायों द्वारा शानदार तरीके से किया गया। 26 जुलाई को पीएम मोदी ने मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शिरकत की, जो देश की आजादी के 60 साल पूरा होने का समारोह भी था। यह पीएम मोदी की मालदीव की तीसरी यात्रा रही, लेकिन पहली ऐसी यात्रा जो राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के पदभार संभालने के बाद हुई। इस दौरान भारत और मालदीव ने 7 महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें फिशरीज, डिजिटल पेमेंट, स्वास्थ्य, पर्यटन, बचत ऋण रद्दीकरण और 4,850 करोड़ रुपए की नई लाइन ऑफ क्रेडिट शामिल हैं। इसके साथ ही दोनों पक्षों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की औपचारिक वार्ता के शुरुआत का ऐलान भी किया। मालदीव में पीएम मोदी ने नई रक्षा इमारत, जिसे भारत की सहायता से निर्मित किया गया है, उसका उद्घाटन भी किया। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने भारत को सबसे विश्वसनीय मित्र करार दिया। He's a wonderful person who's very fond of building the relationship between its neighbors, India's neighbors, and Maldives and India has a very good relationship that goes back centuries, and with his leadership and cooperation between our two countries, between the two governments, I'm sure it's going to be prosperous, even more prosperous in the days ahead. We all see how India has helped the Maldives in the past, and nobody will doubt how India will be a very crucial partner in going forward. इस दौरे में हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सामरिक और आर्थिक भूमिका मजबूत हुई है। दोनों यात्राओं ने स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत यूके संबंध आर्थिक और तकनीकी मोर्चे पर नई उड़ान भरने के लिए तैयार है, तो भारत मालदीव संबंधों में फिर से विश्वास और सहभागिता की नई राह खुल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईआईएफटी के कुलपति प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी मौजूद हैं। प्रोफेसर जोशी, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे, अगर हम यानी कि अभी प्रधानमंत्री मालदीव की यात्रा से तमिलनाडु में पहुंचे हैं, लेकिन पहले वो ब्रिटेन गए थे। ब्रिटेन की बात करें, अगर हम आए इसमें जो दरअसल सीटा जो है, CETA, उसको सबसे बड़ा टेक अवे कहा जा रहा है। किस तरह से देखते हैं इसको? भारत के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है और क्या कुछ बदलाव लेकर आएगा? आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, एक बार अपना जो फोन या जी आ गया। हाँ, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक्चुअली जो भारत और ब्रिटेन के बीच में FTA हुआ है, जो मुक्त व्यापार समझौता, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये ऐतिहासिक है, क्योंकि ये देखिए एक भारत का एक मास्टर स्ट्रोक है। आप आज की विश्व अर्थव्यवस्था और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर, जहां सारी दुनिया कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रही है, हर तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट है, जो अमेरिका के ट्रंप के ट्रेड टैरिफ के बाद में शुरू हुआ है, किस देश पे क्या टैरिफ लग गया किसी को कोई नहीं पता। बड़े टैरिफ से आपने शुरुआत की, फिर उसको किसी को 25%, देन 145% पैरेलल टैरिफ, मतलब द होल थिंग हैज बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। और इसके बाद में जब जो मुक्त व्यापार समझौते किए अमेरिका ने, सबसे पहले हांगकांग से किया 20% टैरिफ फॉर एंट्रिंग, इवन यूके से जो समझौता किया 10% जो है, अगर अमेरिका में यूके का माल जाता है और यूके के अंदर वो ड्यूटी फ्री है। वैसे ही वियतनाम का जाता है तो 20% इन अमेरिका और वियतनाम में ड्यूटी फ्री है। इंडोनेशिया, सो ये सारे वन साइडेड जो हो रहे हैं, सारे के सारे समझौते दबाव में हो रहे हैं, देश दबाव में, टाइम का प्रेशर है, इसमें टाइम लगता है। अमेरिका के अंदर कहते हैं कि भाई 1-2 महीने में ही आप समझौता कर लीजिए, आपको
टाइमलाइन दी गई, पहले जुलाई की दी गई, अब अगस्त की दी गई ओनली को। ऐसे के अंदर ये समझौता न केवल भारत के लिए एक मील का पत्थर है, बल्कि सारी दुनिया को ये साबित करता है कि व्यापार समझौता एक हार्मोनियस रिलेशन के बेसिस पर बेस्ड ऑन मेटिकुलस रिसर्च, based on compassion among the top leadership and negotiating on the differential point, आप एक व्यापार समझौते पे जो सस्टेनेबल है उस पर पहुंच सकते हैं, rather than you put a टैरिफ टुडे और कल आप उसको हटा दो और फिर रख दो फिर हटा दो। सो ये अच्छा। दूसरा अब इसके अंदर देखा जाए तो भारत और ब्रिटेन दोनों के लिए ही एक बड़ी विन विन सिचुएशन है। जैसा कि आप अभी प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि भारतीय उत्पादों को लगभग 99% उत्पादों को, भारतीय उत्पादों को ब्रिटेन के अंदर ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। इस ड्यूटी फ्री एक्सेस से ब्रिटेन के बड़े बाजार के अंदर, जैसे हमारा सबसे बड़ा इंटरेस्ट आइटम था टेक्सटाइल जो है वो भारत के अंदर एग्रीकल्चर के बाद एक सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वो है, जिसके अंदर लगभग 48 मिलियन लोग एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉय करता है। लेकिन ब्रिटेन के वास्ट टेक्सटाइल के बाजार में भारत का शेयर बहुत थोड़ा है, लगभग 6-7% का शेयर है। उसके अतिरिक्त बांग्लादेश को वहां पे ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस है। तो हमारे निर्यातक बंधु अनेक साल से, पिछले मतलब 10 साल से भी ज्यादा ये उम्मीद कर रहे थे कि उन बाजारों के अंदर आपको जो है टैरिफ फ्री खोला जाए। अब जब व्यापार समझौता होता है तो उसके अंदर ट्रेड ऑफ किए जाते हैं, आप कुछ देते हो आप कुछ लेते हो, तो कहीं पे आपको इसका विरोधाभास लगेगा। बट टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर ये बिल्कुल एकमत है कि वहां के ऊपर उनके लिए, हमारे लिए बाजार खुलेगा। और ये हमारा चाइना का शेयर लगभग वहां पे 25% से ज्यादा है, बांग्लादेश का शेयर 15% से ज्यादा है। बांग्लादेश छोटा, बांग्लादेश में खाली 10 मिलियन लोग एम्प्लॉयड है, हिंदुस्तान में 48 मिलियन लोग एम्प्लॉयड है। तो ये शेयर मिलने से हमारा पूरा कॉम्पिटिटिव होगा। इसके बाद एक्सपोर्ट से एक दूसरा जो एक फायदा होता है, मतलब इनडायरेक्ट एडवांटेज, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बढ़ती है, स्केल ऑफ इकोनॉमीज बढ़ता है, स्कोप ऑफ इकोनॉमीज बढ़ता है, हमारी कपड़ा उद्योग और गारमेंट उद्योग को अपडेट होने में और टेक्नोलॉजी अपडेट होने में मदद मिलेगी। इसके अलावा एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट आइटम है। भारत के 45 से 50% लोग एग्रीकल्चर के अंदर एम्प्लॉयड है। ब्रिटेन के अंदर लगभग 37.5 बिलियन $US का एग्रीकल्चर का बाजार है। उसके अलावा लगभग $73 बिलियन का प्रोसेस फूड का बाजार है। उसमें टैरिफ जो है वो लगभग 10% से 70% तक टैरिफ है, इवन प्रोसेस फूड में। प्रोसेस फूड में के उस बड़े बाजार में, और भारत का शेयर बड़ा मार्जिनल है, 2% का भी शेयर नहीं है। सो विद दिस शेयर भारत के अंदर क्वालिटी प्रोडक्ट्स के उत्पादन में मदद मिलेगी, गुणवत्ता बढ़ाने में मदद मिलेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट है, हमको बाजार मिलेगा। इसके साथ में स्टेट डील में बहुत सारी बातें कही गई है, जिसके अंदर म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड है, तो उसको भी मिलेगा। तो ये एक मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो किया। इसके अलावा आप देखिए कि ब्रिटिश उत्पाद भी कुछ भारत में अवेलेबल होंगे, तो कंज्यूमर को भी इससे फायदा होगा। तो कंज्यूमर को इसमें देखिए कि ब्रिटिश उत्पाद पे लगभग हमने 90% टैरिफ लाइंस में ब्रिटिश उत्पादों के लिए बाजार को ड्यूटी फ्री किया है, और एवरेज टैरिफ ब्रिटिश उत्पादों के लिए बिल्कुल आपने ठीक बात कही प्रोफेसर साहब। लेकिन ये जो एक चीज सामने आ रही है कि जो हमारे व्यापारी हैं उनको भी यूके के प्रोडक्ट्स के साथ में कॉम्पीट करना होगा, इस तरह की बातें आ रही हैं। इसको कैसे देखते हैं? क्या कुछ चुनौतियां भी होंगी? हालांकि संरक्षण, देखिए ये क्या है कि बहुत सारी बातें जो है ना, मतलब आधार विहीन है, और ये इनका एक फियर साइकोसिस है जो नहीं होना चाहिए। आप एक बात बताइए कि चाइना के अंदर तो लगभग 0 से 1% की ड्यूटी है, फिर भी वो देश तो आगे बढ़ गया ना। और कितने दिन तक आप बाजार को प्रोटेक्शनिस्ट रखना चाहेंगे? अगर आप इस समझौते के डिटेल्स में जाएंगे तो जैसा इन्होंने ऑटो सेक्टर में चिंता जाहिर की है, ऑटो सेक्टर में खाली अपर एंड कार जो है वो ही इस बाजार में आ पाएगी, और उसके लिए भी हमने कोटा रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। कोटा पीरियड स्टैगर्ड है, तो इमीडिएट इसके अंदर कोई परेशानी हुआ
ऐसा ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन और उसके साथ ही हमारे व्यापारियों को, हमारी इंडस्ट्री को अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने का मौका मिलेगा। अब जैसे एक आप लीजिए विस्की, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ विस्की ऑन द अर्थ। सबसे ज्यादा विस्की हिंदुस्तान में पी जाती है, लेकिन हम लगभग ब्रिटेन का शेयर जो है, अच्छा हिंदुस्तान में इंसिडेंटली स्कॉट इज द मोस्ट लाइक विस्की। हमारे यहाँ अमेरिकन बॉन काइंड ऑफ विस्की नहीं हम लेते हैं। अच्छा विस्की का एक ये कि रादर देन डायरेक्ट कंजम्पशन इट गोज एज इनपुट इन द विस्की इंडस्ट्री, जिसको ब्लेंडिंग कहते हैं। तो 2%, 3%, 5% तक की ब्लेंडिंग करते हैं स्कॉच के साथ में। अब स्कॉच के ऊपर अभी जो है 150% इंपोर्ट ड्यूटी से घटाकर हमने 75 कर दी है, और ओवर ए पीरियड ऑफ 10 इयर्स वो 40% करने की भी है। तो विस्की इंडस्ट्री का इनपुट इसमें कम हुआ। तो ये तो एक एस्पेक्ट है जिसके लिए आपको इस तरह के कमेंट आए, लेकिन उसका एक और भी है कि विस्की के ऊपर या एल्कोहलिक बीवरेजेस के ऊपर भारत में अपनी एक्साइज ड्यूटी भी बहुत है। हम 80% से 100% लगाते हैं, महाराष्ट्र में, दिल्ली में 200 से 300% है साउथ इंडियंस के अंदर। सो इट विल मेक आवर इंडियन विस्की आल्सो वेरी कॉम्पिटिटिव इन द इंडियन मार्केट। जी निश्चित तौर पर। समय आज हमारे पास प्रोफेसर साहब बस इतना ही है। दरअसल ये चर्चा विस्तृत है, विस्तार से भी इस पर किया जा सकता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जब जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, MDH सोयाबीन का चोखा। MDH सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाबीन असली प्रोटीन। MDH टाइम पे खा लेना, और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी, और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई, LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। वो एक बार फिर विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर उभरे हैं। अमेरिका की बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्टेंट ने अपने एक सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के नेताओं में 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता बताया है। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यांग
59% के साथ दूसरे स्थान पर हैं। तो कहा दूसरा स्थान पर रहने वाले जो नेता हैं वो 59% पर हैं, प्रधानमंत्री 75% पर है। तो जो ये अंतर है ये भी आप समझ सकते हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस लिस्ट में 8वें नंबर पर है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दुनिया के सामने अपना लोहा मनवाया है। वो एक बार फिर विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। इस बात की पुष्टि कई बार रेटिंग एजेंसियां भी कर चुकी हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने अपने एक सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के नेताओं में 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता बताया है। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे मयांग 59% के साथ दूसरे स्थान पर हैं। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई तीसरे स्थान पर हैं और उन्हें 57% वोट मिले हैं। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी 56% वोट के साथ चौथे स्थान पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनीज 54% वोट के साथ 5वें स्थान पर काबिज हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस लिस्ट में 8वें नंबर पर हैं। ये डेटा 4 से 10 जुलाई 2025 के बीच सर्वे करके इकट्ठा किया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये उपलब्धि प्रधानमंत्री की जनसेवा, पारदर्शिता और राष्ट्रहित के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। फिर एक बार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम फर्स्ट रैंक पर आया है। और ये एक जन सेवा का जो यात्रा रही है, जिस प्रकार से निरंतर उन्होंने देशहित और जनहित को अपना मूल्य सिद्धांत माना है, जिस प्रकार से जनता का विश्वास उन्होंने पाया है, जिस प्रकार से निर्णायक नेतृत्व देकर पूरे विश्व में आज उनके प्रति लोगों में विश्वास है। 27 अभी तक उनको अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। पीएम मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 4078 दिन पूरे किए हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल को पीछे छोड़ा है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ प्रधानमंत्री मोदी भारत के इतिहास में लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मम्मी, भूख लगी। ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। NDH सूजी वर्मिसेली पर सबका दिल आएगा। NDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी स्वाद भी। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
तो न्यूज नाइट के आज के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।